हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स या सीमाकारी कारकों की क्या अवधारणाएं हैं। यदि हम सबसे पहले बात करना चाहें कि एक लिमिटिंग फैक्टर है क्या। सीमाकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा रिसोर्स या एनवायरमेंटल कंडीशन है जो कि इकोसिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म और या फिर किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ, उसके वितरण और उसकी अबंडेंस को प्रभावित करता है। उसे हम सीमाकारी कारक कहते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि फैक्टर्स बायोटिक, एबायोटिक सब तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो ये लिमिटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो फिज़िकल फैक्टर भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ, अबंडेंस या डिस्ट्रीब्यूशन के इंक्रीज्ड या डिक्रीज रिस्पॉन्स के द्वारा एक इकोसिस्टम में पहचाना जा सकता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक है। सभी जीव, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एनवायरनमेंट का सीधा प्रभाव जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर पड़ता है। सभी जीव अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के संचालन के लिए आवश्यक कार्बनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आदान प्रदान करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, ये सभी डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और इनके प्रति उनकी एक टॉलरेंस की निश्चित सीमा होती है और इसी सीमा के भीतर रहकर ये वृद्धि और प्रजनन करते हैं। किसी विशिष्ट कारक की टॉलरेंस के उच्चतम स्तर से अधिक या निम्नतम स्तर से कम होने पर वो कारक सीमाकारी कारक हो जाता है और जीव की वृद्धि एवं वितरण को प्रभावित करता है। अब यदि हम बात करें कि सीमाकारी कारकों के नियम क्या है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है। ऐसे कारक जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हों सीमाकारी कारक कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स पर डिफरेंट फैक्टर्स के प्रभाव को हम 3 नियमों या लॉज के माध्यम से समझा सकते हैं। विभिन्न समय पर विभिन्न अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इन नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो इनमें है लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, शेफर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस एंड ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कि लीबिग का निम्नता का सिद्धांत, न्यूनतमता का सिद्धांत क्या है। यदि सॉइल में कोई आवश्यक तत्व टोटली एब्सेंट हो तो पौधों की वृद्धि एवं वितरण प्रभावित होता है तथा वृद्धि एवं वितरण कम हो जाता है। लेकिन यदि एनवायरनमेंट में सभी तत्व बहुतायत में उपस्थित हो परंतु केवल एक तत्व आवश्यकता से भी कम मात्रा में उपस्थित हो तो वह सीमाकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। जस्टिस वॉन लिबिंग ने अपनी पुस्तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी उन्होंने प्रकाशित की और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि विभिन्न कारकों का पौधे की वृद्धि पर प्रभाव का वर्णन उन्होंने किया और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कि लीबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत या लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा। लीबिग के अनुसार पौधों की वृद्धि उन पोषक तत्वों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की वृद्धि उन कारकों से प्रभावित नहीं होती जो कि ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हों, बल्कि उन पर निर्भर करती है जो कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित हों। इस नियम के अनुसार कम मात्रा में आवश्यक तत्व ही सीमाकारी कारक हो सकते हैं। जैसे कि लीबिग ने बताया कि धान की अगर उपज को हम देखें तो वो
ज़्यादा मात्रा में जो कारक उपस्थित हैं जैसे कि जल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इन पर निर्भर नहीं करती, अपितु मृदा में बहुत कम मात्रा में उपस्थित बोरोन जो होता है वो इसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। अब हम यदि बात करें ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कि लीबिग ने तो कहा कि जो कारक सब कम मात्रा में आवश्यक होता है उसकी उपलब्धता अगर नहीं होगी तो वो लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करता है। लेकिन ब्लैकमैन ने बताया कि लीबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत रासायनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि जो भी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है उन तक ही सीमित था। लीबिग ने केवल उन्हीं तत्वों का बताया, वृद्धि पर प्रभाव बताया जो कि पौधों को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ब्लैकमैन ने बताया कि वृद्धि के लिए आवश्यक कारक जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं एवं अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं वह भी सीमाकारी कारक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ताप, प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल में से कोई भी कारक सीमाकारी कारक हो सकता है। ब्लैकमैन ने न्यूनतमता के इस सिद्धांत को दूसरे सीमाकारी कारकों के साथ जोड़ा। उनके अनुसार कोई भी कारक चाहे ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हो या कम मात्रा में आवश्यक हो, अगर आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध है तो वह सीमाकारी कारक हो सकता है। जैसे कि लीबिग ने न्यूनतमता के सिद्धांत को समझाने के लिए सिद्धांत को समझाने के लिए दो और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जिसको कि स्थिर दशा का सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट के अनुसार कि अगर हम देखें तो लीबिग का लॉ जो है कठोरतापूर्वक सिर्फ और सिर्फ स्थिर दशा पर यानी कि स्टेडी स्टेट पर ही लागू होता है। यह नियम उसी स्थिति में कार्य करता है जबकि एनर्जी और पदार्थों का, मटेरियल्स का इनफ्लो उसके आउटफ्लो को बैलेंस करता है, अर्थात एनर्जी और पदार्थों के अंदर व बाहर वाले प्रभाव बराबर हों। जैसे कि यदि हम देखें कि एक तालाब में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए उत्पादक द्वारा खर्च की गई कार्बन डाइऑक्साइड जैव एवं कार्बनिक पदार्थों के क्षय से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड से पूर्णतः संतुलित रहती है। इस स्थिर दशा में प्रकाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे आवश्यक पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए सीमाकारी कारक के समान कार्य नहीं करते। लेकिन यदि तालाब में किसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो तालाब में उपस्थित पौधों की उत्पादकता दर पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि अब मुख्यतः दूसरे कारकों पर निर्भर करेगा। ऐसी स्थिति में प्रोडक्टिविटी दर बनी रहती है, बदल जाती है और दशा जो है स्थिर नहीं रहती, यानी कि स्टेडी स्टेट नहीं रहती एवं कोई भी न्यूनतम घटक भी नहीं है। अतः यह अभिक्रिया अब सभी घटकों की उपस्थिति पर निर्भर करेगी। उत्पादकता दर में परिवर्तन होता रहेगा और जब कोई घटक सीमाकारी कारक न बन जाए तब तक उत्पादकता दर में परिवर्तन होता रहेगा। जब तालाब का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र फिर से न्यूनतमता के नियम के अंतर्गत कार्य करना शुरू कर देगा। और दूसरा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे कि कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन कहा जाता है। लीबिग के न्यूनतमता के नियम के अनुसार कारकों की अंतःक्रिया प्रभावित करती है। यदि वातावरण में किसी पदार्थ विशेष की बहुतायत है और सबसे कम आवश्यकता वाला पदार्थ नहीं है तो सबसे कम आवश्यकता वाले पदार्थ की उपयोगिता दर बदल सकती है। कम मात्रा में आवश्यक पदार्थ की अपेक्षा अधिक मात्रा वाले पदार्थ अधिक मात्रा में उपयोग में लाए जा सकते हैं
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है मोलस्का में। मोलस्का में शेल का निर्माण कैल्शियम के द्वारा होता है, लेकिन जल में स्ट्रोंशियम उपस्थित होता है और मोलस्का उसका उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार कुछ पादप सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि करते हैं, तब उन्हें जिंक की आवश्यकता कम होती है। अतः भूमि में जिंक की मात्रा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति वाले क्षेत्र में कम सीमाकारी होने की संभावना है, बजाय इसके कि उसी दशा में उसी पौधे के लिए सूर्य के प्रकाश में। अब यदि हम इस ग्राफ से समझना चाहें तो इस ग्राफ में आप देखें कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो, लेकिन उसी अवस्था में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे हम प्रभाव देख रहे हैं, तो इसमें लो लाइट इंटेंसिटी पर एक निश्चित सीमा तक की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। लेकिन यदि मीडियम लाइट इंटेंसिटी हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के साथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। यदि हाई लाइट इंटेंसिटी हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से लो लाइट इंटेंसिटी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से अधिक होता है। तो इस प्रकार डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे से इंटरफेयर करते हुए जीवों की वृद्धि एवं उनके वितरण को प्रभावित करते हैं। अब यदि हम बात करें शेफर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की, कि शेफर्ड का सहिष्णुता का सिद्धांत क्या है, तो लीबिंग के न्यूनतमता के सिद्धांत में हमने देखा कि कोई भी कारक न्यूनतम मात्रा से कम में उपस्थित हो तो सीमा कारक हो सकता है। परंतु शेफर्ड ने कहा कि न सिर्फ कोई कारक न्यूनतम से कम उपस्थित हो तो सीमाकारी कारक हो सकता है, अपितु कोई भी कारक अधिक उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो भी वह लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। शेफर्ड के अनुसार कोई भी कारक अत्यधिक कम मात्रा में उपस्थित हो तो जीवों की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। शेफर्ड ने 1913 में सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार न केवल बहुत कम कारक या पदार्थ बल्कि उसी की बहुत अधिक मात्रा भी किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। सहिष्णुता के नियम के अनुसार सभी जीवों की भौतिक वातावरण के कारकों को सहन करने की एक मिनिमम व मैक्सिमम सीमा होती है। इस मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बाहर जीव उसे सहन नहीं कर सकता है और इन दोनों सीमाओं के मध्य किसी एक स्थान पर वह सीमा होती है जिस पर कि उस फैक्टर की उपस्थिति में जीवन क्रिया की दर मैक्सिमम होती है और इसे ही हम उपयुक्त सीमा या ऑप्टिमम लिमिट कहते हैं। यह नियम मुख्य रूप से भौतिक कारक जैसे कि प्रकाश, ताप, जल, हवा आदि से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो पादपों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कुछ वृद्धि करने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि होती है, परंतु थोड़ी सी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि भी घातक सिद्ध हो सकती है। अब हमें आगे जो हम एक ग्राफ का अध्ययन करने वाले हैं उसके लिए कुछ आपको टर्म्स का पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उनका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलरेंस कैपेसिटी की या सहाय्य क्षमता की। एक एनिमल या प्लांट की टॉलरेंस एक कारक के प्रति बिल्कुल विस्तृत सीमा तक हो सकती है और दूसरे अन्य कारक के प्रति बिल्कुल कम हो सकती है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है। अगर यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की, कि वे ऑर्गेनिज्म जिनकी टॉलरेंस की लिमिट सभी कारकों के प्रति बहुत अधिक वाइड होती है, वाइड रेंज होती है, तो वे अधिक वितरित होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। और जिन सजीवों की टॉलरेंस की सीमा कम होती है उनका
डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट होता है। तो टॉलरेंस लिमिट क्या है? एक जीव के किसी एक एनवायरमेंटल फैक्टर के प्रति टॉलरेंस की लिमिट ऑप्टिमम लिमिट पर न होने पर दूसरे कारकों के लिए सहिष्णुता की सीमा भी कम हो जाती है। जैसे कि यदि भूमि में नाइट्रोजन सीमाकारी हो तो घास की सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। इसी प्रकार जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म की एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति सहिष्णुता की सीमाएं और उपयुक्त सीमा भौगोलिक स्थिति पर और मौसम के अनुसार बदलती रहती है। अब यदि हम बात करें रिप्रोडक्टिव पीरियड को कैसे क्रिटिकल फेज जो है वो कैसे कहलाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड। जीवों में प्रजनन काल का समय क्रिटिकल होता है। अगर सीड्स, एग्स, एम्ब्रियो और लार्वा आदि के लिए टॉलरेंस की सीमाएं अप्रजननशील जीवों की तुलना में अधिक सीमित होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ब्लू क्रैब और दूसरे मराइन एनिमल्स में वो कुछ समय के लिए स्वच्छ जल में रह सकते हैं कुछ मराइन एनिमल्स, परंतु उनके लार्वा स्वच्छ जल में कुछ समय के लिए भी नहीं रह सकते। अतः ये सभी जातियाँ नदी के वातावरण में जो मराइन एनिमल्स हैं वो उसमें नदी के जल में प्रजनन नहीं कर सकते। अब यदि हम बात करें कि ये जोन ऑफ टॉलरेंस और जोन ऑफ इनटॉलरेंस है क्या। प्रत्येक जीव में प्रत्येक फैक्टर के प्रति अपनी एक मिनिमम व मैक्सिमम लिमिट होती है और उसी को जोन ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है और इन्हीं दो लिमिट्स के बीच की रेंज को ऑप्टिमम लिमिट कहा जाता है। इस आधार पर प्रत्येक एनवायरमेंटल फैक्टर की दो जोन्स होती हैं, जोन ऑफ इनटॉलरेंस और जोन ऑफ टॉलरेंस। तो पहले हम बात करते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस की कि ये क्या है। किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अनफेवरेबल जोन को ही जोन ऑफ इनटॉलरेंस जोन कहा जाता है। विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर रहते हुए जोन ऑफ इनटॉलरेंस जो है वो वेरी करती रहती है। ऑर्गेनिज्म तभी बेहतर ढंग से सर्वाइव कर पाते हैं जब उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस जो है वो विस्तृत होती है। अब हम बात करते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस की कि जीवों के सहिष्णुता की सीमा वास्तव में है क्या। ऐसी जोन जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल हो तो उसे जोन ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है और इस जोन को भी हम 3 सब जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कहलाती है ऑप्टिमम जोन। ये सब चीज़ें आपको इस ग्राफ में क्लियर होंगी। मोस्ट फेवरेबल जोन है ऑप्टिमम जोन और यह ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व डेवलपमेंट को मैक्सिमम सपोर्ट करती है। क्रिटिकल मिनिमम जोन क्या है कि यह मिनिमम की लोएस्ट लिमिट होती है और इससे नीचे फैक्टर की मात्रा कम होने पर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। अब यदि हम बात करें क्रिटिकल मैक्सिमम जोन की कि क्रिटिकल मैक्सिमम जोन क्या है, यह टॉलरेंस की मैक्सिमम लिमिट होती है और इससे अधिक होने पर ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है। अब आप इस चित्र में देखें कि किस प्रकार से हम शेफर्ड के सिद्धांत को इसमें समझा सकते हैं। कि आप देखें इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये है जोन ऑफ टॉलरेंस जहाँ पर कि कोई भी स्पीशीज़ नहीं पाई जाती है, कोई पॉपुलेशन इसमें नहीं है। अब यदि हम बात करें कि ये जोन ऑफ टॉलरेंस, ये तो हो गई जोन ऑफ इनटॉलरेंस, वो आप इन दोनों एंड्स पर देख रहे हैं कि यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है। अब यदि हम बात करें जोन ऑफ इनटॉलरेंस की, जोन ऑफ टॉलरेंस की, तो जोन ऑफ टॉलरेंस में हम देखते हैं कि ये 3 जोन्स दिखाई देती हैं, क्रिटिकल मिनिमम जोन, क्रिटिकल मैक्सिमम जोन और ऑप्टिमल जोन। क्रिटिकल मिनिमम जोन जो है इसमें इससे नीचे फैक्टर की मात्रा कम होने पर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। यानी कि आप देखें यहाँ पर आप अगर इस चित्र में देखते हैं तो इस चित्र में देखने पर आप ये देखेंगे
कि यहाँ पर जब इस लिमिट के बाद फैक्टर्स की मात्रा जो है कम हो जाती है तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो ये क्रिटिकल मैक्सिमम जोन कहलाती है। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ देखें कि यहाँ जोन ऑफ टॉलरेंस से जितने फैक्टर्स की आवश्यकता है उससे कम हो जाते हैं फैक्टर्स, उससे अधिक हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये पुनः जोन ऑफ इनटॉलरेंस हो जाती है। और इन दोनों के बीच की यह जोन जो है ये सारी ऑप्टिमल जोन कहलाती है और इसमें जीव की सबसे अधिक जो है वृद्धि एवं प्रजनन की सीमाएं रहती हैं। अब हम बात करते हैं कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कि ये क्या है। कंबाइंड कॉन्सेप्ट लिमिटिंग फैक्टर्स का लिबिंग के न्यूनतम के नियम और शेफर्ड की सहिष्णुता की सीमा की अवधारणा के सामंजस्य से लिमिटिंग फैक्टर्स को अधिक सामान्य और आधुनिक अवधारणा बनी, जिसे कि कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस या सक्सेस बहुत सारी कंडीशंस के कॉम्प्लेक्स पर निर्भर करती है और कोई कंडीशन जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस तक पहुंच जाती है या उससे एक्सीड कर जाती है तो उसे लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग कंडीशन कहा जाता है। ऑडम ने बताया कि प्रकृति में जीवों का नियंत्रण उनकी सहिष्णुता की सीमा या पदार्थों की मात्रा व विभिन्नता पर होता है। सभी जीवों की न्यूनतम आवश्यकता होती है और उन्हें क्रिटिकल फिजिकल फैक्टर्स की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतः प्रकृति में जीव दो निम्नलिखित परिस्थितियों के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। कौन कौन सी ये दो परिस्थितियां हैं? जिन पदार्थों की जीवधारी को सबसे कम आवश्यकता होती है उनकी मात्रा एवं उनकी परिवर्तनशीलता और फिजिकल फैक्टर्स का प्रभाव उन पर निर्णायक होता है। जीवधारी वातावरण के अन्य घटकों तथा स्वयं की परिवर्तनशीलता को सहनशीलता की सीमा से नियंत्रित करता रहता है। तो इस प्रकार लिमिटिंग फैक्टर्स जो है वो कंबाइंड रूप से जीवों पर महत्व डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो इनका हम देखें कि महत्व क्या है लिमिटिंग फैक्टर्स का। वातावरण और एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के मध्य संबंध जटिल होते हैं और एनवायरनमेंट के सभी फैक्टर्स समान रूप से हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं होते। सीमाकारी कारकों की अवधारणा के अध्ययन के द्वारा हम परिस्थितियों के जटिल वातावरण का आंतरिक अध्ययन कर सकते हैं। प्राणियों में एक कारक के प्रति सहिष्णुता की सीमा अधिक होती है जबकि दूसरे फैक्टर के प्रति ये टॉलरेंस की लिमिट जो है वो कम हो सकती है। किसी प्राणी के किस कारक के प्रति टॉलरेंस की सीमा अधिक होती है वह किसके साथ कम होती है, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। सभी जंतुओं के लिए जैसे कि हम देखें तो ऑक्सीजन आवश्यक होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में ही ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। किसी तालाब में मछलियाँ मरती हैं तो उसका कारण ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन परिवर्तनशील होती है और आसानी से ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। लेकिन यदि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल सिस्टम में हम बात करते हैं और वहाँ ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो वहाँ ये लिमिटिंग फैक्टर कोई दूसरा होगा, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता एक समान होती है। इसलिए इस स्थिति में ऑक्सीजन के लिमिटिंग फैक्टर होने की संभावना नहीं होती। इसी प्रकार टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे कि हम देखें तो मनुष्य के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य वह कंफर्टेबल महसूस करता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वाले ताप पर जिंदा तो रहता है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। इसी प्रकार 40 डिग्री से ऊपर तापमान में मनुष्य कठिनाई अनुभव करता है और
इसलिए 20 से 25 डिग्री का तापक्रम जो है वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार 20 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 25 डिग्री से 40 डिग्री से ऊपर की सीमा तक ऊपर के तापक्रम जो है वो हमारे लिए जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रहते हैं। जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से नीचे या ऊपर की सीमा को ही हम घातक क्षेत्र कहते हैं। मनुष्य में 5 डिग्री से कम तापमान या 48 डिग्री से उच्च तापक्रम होता है, यह घातक क्षेत्र। और यहाँ सहिष्णुता की सीमा समान होती है और इन्हें मैक्सिमम एंड मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। इस प्रकार सभी कारकों की अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग अनुकूलतम कार्य की दबाव तथा घातक क्षेत्र होते हैं, अर्थात जीवधारियों की उत्तम वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए वातावरण के सभी कारकों का अनुकूलतम क्षेत्र में होना अति आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट फैक्टर्स जो है जीवों के लिए किस प्रकार लिमिटिंग फैक्टर्स का काम करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो है ये कंप्लीट होता है। अगली बार हम एक और नए टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करेंगे।